सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है, भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। इसमें यूनिट है थर्ड। यूनिट थर्ड का टॉपिक है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद प्रश्न में टॉपिक 2 या 3 बार प्रश्न बन के आया। देखो क्या प्रत्यक्षवाद के बारे में, यानी परीक्षाओं के बारे में, परीक्षाओं में प्रश्न बन के आया प्रत्यक्षवाद के बारे में विस्तृत ब्यौरा दीजिए। विस्तृत ब्यौरा दीजिए तथा एक बार जो प्रश्न पूछा गया था परीक्षाओं में वो है वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद पर टिप्पणी। ठीक है, पॉजिटिविज्म। तो हम बात करते हैं इसकी। पॉजिटिविज्म। अब देखो फ्रांसीसी दार्शनिक था अगस्त कांते। इन्होंने 1798 से 1857 इनका जो समय पीरियड को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता माना जाता है। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता। ठीक है, कांटे 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक एवं समाजशास्त्री थे जिनकी अनेक अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित थी। यानी इसी प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर इन्होंने अगस्त कांटे ने अनेक विचारधाराएं दी थी। इनकी पुस्तक, इनकी जो बुक थी, बुक का नाम क्या था? प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन का प्रकाशन 5 खंडों में 1830 के अंदर, 1830 से 1842 तक, 42 के मध्य किया गया। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिकता से। इनके अनुसार क्या है? प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या लिया है? वैज्ञानिकता से। वैज्ञानिकता से है। वैज्ञानिक विधियों से कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। यानी वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है और ये निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। यानी इसके अंदर कहा गया कि वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकता है, यानी प्रत्यक्षवाद का जो सम्मिलित अर्थ है वो किससे लिया गया है? वैज्ञानिकता। और वैज्ञानिकता के अंदर है जो मुख्य रूप से निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का अर्थ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सब कुछ समझना तथा उससे ज्ञान प्राप्त करना है। अब देखो कांटे ने इसके बारे में क्या लिखा है। कांटे के अनुसार जो अगस्त कांटे था, इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि मानव समाज का भी अध्ययन संभव है, क्योंकि मानव समाज भी प्रकृति का एक अंग है। प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार गठित होती है। मानवीय या सामाजिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती है, बल्कि वे भी प्राकृतिक घटनाओं की भांति कुछ सुनिश्चित सामाजिक नियमों द्वारा निर्देशित होती है या ऐसे ही गठित नहीं होती है। प्रत्यक्षवाद अपने को धार्मिक तथा तात्विक विचारों से दूर रखने का प्रयत्न करता है। यानी जो वैज्ञानिकता है या जो प्रत्यक्षवाद है, ये अपने आप को क्या धार्मिक तथा जो तात्विक विचार है उनसे कैसे दूर रखना चाहता है। यह कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। प्राय सभी वैज्ञानिकों ने नियम का विकास 3 चरणों में हुआ है। देखो ये तो था इसका परिचय के बारे में हो गया। अब
नियमों का विकास तीन चरणों में। नंबर फर्स्ट देखते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रथम चरण धार्मिक अवस्था की होती है। प्रथम चरण में क्या है? धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के तत्वों की व्याख्या ईश्वरीय इच्छा के रूप में की जाती है। इस अवस्था का प्रमुख सिद्धांत ईश्वरीय सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार मानव समाज की उत्पत्ति तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर आधारित होता है। कि सब कुछ क्या है? ईश्वर पर आधारित है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता, इस नियम के अंदर कहा गया है। ठीक है। सेकंड है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा है इस तत्व मीमांसा जिसमें सामाजिक संगठन तथा राज्य शक्ति के स्वरूपों में परिवर्तन होता है और ईश्वरीय अधिकार की अवधारणा को त्याग कर प्राकृतिक अधिकार को अपनाया जाता है। यहाँ पे किसको? प्राकृतिक अधिकार। तत्व मीमांसा में किसको अपनाया जा रहा है? प्राकृतिक। ठीक है। अब देखो थर्ड है, तीसरा चरण है प्रत्यक्ष अवस्था का होता है। प्रत्यक्ष अवस्था में जो प्रथम दोनों चरणों से बहुत भिन्न है। प्रत्यक्षवादी व्यवस्था का आधार वैज्ञानिक विधि अर्थात निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन विज्ञान को धर्म और तत्व मीमांसा से अलग करने का उद्देश्य, यानी इससे और तत्व मीमांसा दोनों से क्या है? अलग करने के रूप में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार विज्ञान को प्रत्यक्ष व अनुभव से संयुक्त करने को प्रयत्न को ही प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। विचारों को दृढ़तापूर्वक निष्कासित करता है, क्योंकि इस प्रकार के विचार एक प्रकार अनुमान या संयोग पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत वैज्ञानिक चिंतन कभी भी अनुमान या संयोग पर निर्भर नहीं होता है। यानी मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक विधि है, धार्मिक मानना या तत्व मीमांसा क्या है? एक अनुभव पर यानी मुख्य रूप से यानी विश्वास या अनुभव पर आधारित होता है। तो ये इसके विपरीत वैज्ञानिक कभी भी अनुभव या संयोग पर निर्भर नहीं रहता है, अनुमान या संयोग पर। इस प्रकार वैज्ञानिक चिंतन एवं कार्य प्रणाली पर आधारित प्रत्यक्षवाद का निष्कर्ष सदैव यथार्थ होता है। इसी प्रकार काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी पद्धति से किए गए अध्ययन और उनके द्वारा प्राप्त परिणाम वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय होते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक प्राय धार्मिक तथा तात्विक विचारधारा को महत्व नहीं देता है। इसके अनुसार यदि हम सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना चाहते हैं तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी धार्मिक तथा तात्विक विचारधारा का त्याग उचित होगा। प्रत्यक्षवाद का क्षेत्र सामान्यतः उन घटनाओं और तथ्यों के अध्ययन तक सीमित है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद बिना किसी ठोस एवं वास्तविक आधार के अज्ञात या अजय के पीछे नहीं दौड़ता है। यह घटनाओं को बाहर या पार जानने का प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से केवल दृश्य घटनाओं को ही जाना जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी एक समय में केवल उन घटनाओं का ही अध्ययन करता है जहां तक उस घटना से संबंधित तथ्यों या वास्तविक निरीक्षण तथा परीक्षण संभव हो पाता है। ऐसा नहीं पूरी घटना का ही अनुमान लगा लिया और उसका वर्णन कर दिया, नहीं, जहां तक तथ्य और जहां तक उसके ऊपर निरीक्षण और परीक्षण किया गया उसी घटना का वहां तक ही अध्ययन करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं हमारे। कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं
नंबर 5 अगर विशेषता की बात करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है, जिनकी खोज वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग द्वारा की जा सकती है। तो ये था फर्स्ट विशेषता। सेकंड है प्रत्यक्षवाद का आधार यथार्थ ज्ञान है। आधार क्या है इसका? यथार्थ। ठीक है, यह यथार्थ ज्ञान हो गया। यह ईश्वरवादी या भाग्यवादी नहीं हो सकता। थर्ड है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तीसरी जो विशेषता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद की आधारशिला है और यह अपना अध्ययन वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण करता है। नंबर 4 है प्रत्यक्षवाद उन घटनाओं, तथ्यों से संबंधित नहीं है जिनका प्रत्यक्ष दर्शन या निरीक्षण नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षवाद अगला है 5वां। प्रत्यक्षवाद उपयोगितावादी विज्ञान है, जिससे प्राप्त यथार्थ ज्ञान का उपयोग सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविकता से है, कल्पना या विश्वास से नहीं है। तो ये 6 विशेषताओं के उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं, स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद का प्रमुख उद्देश्य मानव मस्तिष्क को धार्मिक तथा तात्विक धारणाओं से मुक्ति दिलाकर सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाना है। प्रत्यक्षवाद भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों को अध्ययन पद्धति को सामाजिक अध्ययनों में प्रयोग करके सामाजिक विज्ञानों को यथासंभव यथार्थ बनाना चाहता है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अनुभव आधारित मूल्य निरपेक्ष स्वयं सिद्धि, वस्तुनिष्ठता, आदर्श उन्मुखी तथा संवेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। देखो, वियना संप्रदाय। वियना संप्रदाय के विद्वानों के प्रयास में 1920 से 25 तक मध्य प्रत्यक्षवाद अपनी पूरी पराकाष्ठा पर पहुंचा। इन विद्वानों ने विचार विमर्श के पश्चात प्रत्यक्षवाद को निम्नलिखित मान्यताओं में स्वीकार किया। यानी प्रत्यक्षवाद को निम्न साथ स्वीकार किया। अब देखो कौन कौन सी मान्यताएं थी। प्रत्यक्षवाद की निम्न मान्यताओं को स्वीकार किया। देखो प्रत्यक्षवाद की निम्न मान्यताओं को कौन कौन सी मान्यताएं उनको स्वीकार किया, इसके थ्रू वियना संप्रदाय 1920 और 25 के थ्रू। नंबर 5 है ज्ञान प्राप्ति मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। यानी ज्ञान की प्राप्ति कैसी होनी चाहिए? मूल्य निरपेक्ष होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है सिद्धांत और परिकल्पना में स्पष्ट अंतर होना आवश्यक है। सिद्धांत और परिकल्पना में क्या होना चाहिए? अंतर स्पष्ट। सिद्धांत और परिकल्पना में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है विभिन्न विज्ञानों की अध्ययन विधि में समानता होनी चाहिए।
विभिन्न विज्ञानों की अध्ययन विधि में समानता होनी चाहिए। नंबर 4 है किसी विज्ञान की समस्त शाखाएं एवं उपशाखाएं तथा सभी प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभव आधारित ज्ञान एक समेकित विज्ञान है। नंबर 5वां है समस्त वैज्ञानिक तथ्य प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा स्थापित और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। वैज्ञानिक विश्लेषण स्पष्ट सांकेतिक सूत्रों के आधार पर किए जाने चाहिए। अगला है ज्ञान का उद्देश्य पराभौतिकी ईश्वरीय नहीं होना चाहिए। अगला 9वां है ज्ञान अमूर्त सिद्धांतों तथा प्रत्यक्ष अनुभव पर परीक्षणों दोनों पर आधारित हो सकता है, किंतु सिद्धांत विशेष की सत्यता का परीक्षण प्रत्यक्ष अनुभव आधार पर ही किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं, अगला है इसका जो दृष्टिकोण देखो, तो ये निम्न मान्यताएं थी इसके जो इस प्रत्यक्षवाद को स्वीकार किया गया। अब देखो पूरी तरह से भूगोल के अंदर प्रत्यक्षवाद किस प्रकार से आया है। इसमें देखो 1950 से 1960 के दशक में भौगोलिक चिंतन पर प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव पड़ा और 1950 के दशक में भौगोलिक चिंतन में आया व्यापक परिवर्तन कई अर्थों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रचलित पुरानी मान्यताओं को अस्वीकार करके बिल्कुल नवीन मान्यताओं का प्रसार हुआ। भौगोलिक अध्ययन में यह परिवर्तन मात्रात्मक क्रांति के रूप में सम्मुख आया। प्रत्यक्षवाद के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत उन घटनाओं, तथ्यों तथा संबंधों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है या जिसकी माप की जा सकती है। भौगोलिक अध्ययन में मात्राकरण के बढ़ते प्रयोग से स्थलीय तथ्यों के आकर्षक विश्लेषण के पश्चात मॉडल निर्माण और सामान्यीकरण पर अधिक बल दिया गया था। भूगोल में मात्रात्मक विधियों के व्यवहारिक प्रयोग का प्रयोग कार्य मैकॉर्टी 1956 को माना जाता है। 1963 में बर्टन ने लिखा। 1963 में देखो बर्टन महोदय ने क्या कहा था। बर्टन महोदय ने अब मात्रात्मक क्रांति समाप्त हो गई है, क्योंकि क्रांति का आरंभ जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था अब वह पूर्ण हो चुका है। यानी इन्होंने प्रत्यक्षवाद में वर्णन किया किसका, जो पहले मात्रात्मक क्रांति आई थी भूगोल के अंदर उसका। किंतु यूएसए, कनाडा और स्वीडन के बाहर अभी मात्रात्मक क्रांति की लहर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकी। सांख्यिकी विधियों और भूगोलवेत्ता पुस्तक लिखी। ब्रिटेन में मात्रात्मक अध्ययन को विस्तारित करने के लिए सोल्डे, पीटर हेंगेट, चॉपमैन आदि ने विशेष योगदान दिया था। पीटर हेंगेट ने ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस बुक लिखी थी तथा हेंगेट व सोल्डे ने मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी तथा साइको इकोनॉमी मॉडल्स इन ज्योग्राफी ये 2 बुक लिखी थी। मात्रात्मक भूगोल के विकास में स्वीडिश भूगोलवेत्ता हेंगर स्टैंड का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने 1960 के दशक में समय क्षेत्र भूगोल, किसने दिया था समय क्षेत्र भूगोल मॉडल, हेंगर स्टैंड। समय क्षेत्र भूगोल संबंधी संकल्पना का विकास किया था। प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक विधियों के प्रयोग से शीघ्र ही भूगोलवेत्ताओं का मोहभंग होने लगा। 1960 के दशक के मध्य से प्रत्यक्षवाद तथा मात्रात्मक विधियों के प्रयोग की आलोचनाएं की जाने लगी और इसका प्रयोग धीमा होने लगा। प्रत्यक्षवाद का सबसे बड़ा दोष ये था। अब देखो इसकी दोष की बात करते हैं प्रत्यक्षवाद के, तो दोष क्या था। प्रत्यक्षवाद का दोष यही था कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के भूदृश्यों तथा स्थल रूपों को ज्यामितीय आकृति के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया और मानव मूल्यों और मानव व्यवहार की पूर्ण अपेक्षा की गई। इसके अंतर्गत मानव मूल्यों तथा आचरण को भी गणितीय तथा सांख्यिकीय सूत्रों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया, जिससे निकाले गए परिणाम वास्तविकता से काफी दूर पाए गए या दूर होते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसके अंदर
जो है प्रत्यक्षवाद में देखा गया। तो ये इसका मुख्य दोष था। तो ये है प्रत्यक्षवाद की संपूर्ण व्याख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको एक सटीक वैज्ञानिक तरीके से लिखना है तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।